So today we are going to start a new chapter. This will not be a new because the concept on which this chapter is based, that concept you have already done. और इसके पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्री जो किया, जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शंस, उसमें हम लोग ने उस ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम है चैप्टर का। विद द वेरी नेम अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि हम लोग ने मैथ्स में ये जाना था कि जब हम लोग मैथ्स में इक्वेशन करते थे तो ये हम लोगों को पता था कि इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। एंड इफ यू रिमेंबर, जब हमने तुम लोगों को जर्नल एंट्री करना सिखाया था तो मैंने आप लोगों को पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पहले हम लोग वो किए थे। और मैंने आपको कहा था कि अंडर द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक दो एस्पेक्ट होता है। याद है, एक राइट में रिकॉर्ड होगा और एक लेफ्ट में, इफ यू रिमेंबर। नाउ हियर आल्सो इफ यू सी अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब while we do accounting, हम लोग एक्चुअली एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं और हम लोग एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक मतलब समझेंगे कि फॉर्मली इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन समराइजेस द एसेंशियल नेचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो मैं भी आप लोग से डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जिस थ्योरी पे डिपेंडेंट है, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अंडर विच द डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। सो ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम दैट देयर आर टू साइड्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट, under which the debit always equal to credit and assets always equal to the sum of equities and liabilities. Accounting equation can be simply defined as a relationship between assets, liabilities and owner's equity in the business. Now, simple term में अगर समझे तो अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करता है और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यही बोलता है कि भैया हमारा जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है, हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है और उस दो पहलू को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। राइट वाला का नाम आपको याद होगा, हमने क्या दिया था, क्रेडिट, और ये मेरा राइट है क्रेडिट और इधर पे लेफ्ट तो डेबिट। सो राइट और लेफ्ट को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था किस नाम से, डेबिट और क्रेडिट से। सो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ इक्वेशन के बारे में जानेंगे, बीच में इक्वल टू होगा और इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ कुछ फैक्ट्स रहेंगे, कुछ डेटा रहेंगे और वो डेटा आपस में इक्वेट करेगा, वो आपस में इक्वल रहेगा। करेक्ट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जन्म कैसे हुआ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना कैसे। सो इससे पहले कि हम तुमको अकाउंटिंग का इक्वेशन बताएं, वो इक्वेशन क्या है, उससे पहले हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि जो इक्वेशन आया है ये कहाँ से आया है और कैसे आया है। हम लोगों को इतना पता है कि कोई भी बिजनेस, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, कोई भी बिजनेस अगर अब उठा लो तो हर बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। यू नीड रिसोर्सेज टू रन बिजनेस, एंड रिसोर्सेज को हिंदी में हम लोग संसाधन के नाम से जानते हैं। सो हमारे जो भी बिजनेस, आप छोटा स्केल में बिजनेस करें या बड़ा स्केल में बिजनेस करें, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है जो आपको बेसिकली आपको बिजनेस चलाने में मदद करता है। उन रिसोर्सेज को हम लोग बिजनेस में क्या नाम से जानते हैं, एसेट्स के नाम जानते हैं। सो एसेट्स हमारा वो रिसोर्सेस है जो बिजनेस को रन करने में मदद करता है और जो बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट या इनकम जनरेट करके देता है, यही एसेट्स। नाउ सेइंग दिस कि बिजनेस को चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो हमें ये भी समझना है कि ये रिसोर्सेज आते कहाँ से है। इन रिसोर्सेज का आने का कोई तो सोर्स होगा, कहीं से तो ये एसेट्स आते होंगे बिजनेस में,
24 दिसंबर नाइट को तो सांता क्लॉज आकर के बिजनेस में एसेट डाल के चला नहीं जाता होगा, ऐसा तो होता नहीं होगा क्रिसमस गिफ्ट में। सो ये एसेट्स तो कहीं से आ रहे हैं। तो वो एसेट्स आने का दो सोर्स होता है बेसिकली। अगर तुम देखोगे तो कोई एक बिजनेस में अगर एसेट्स आएगा तो कहाँ से आएगा? नंबर वन, जो बेसिकली जो पहला सोर्स है वो है ओनर, और दूसरा सोर्स है वो है नॉट बैंक, बेसिकली बोरोइंग। सो हम यहाँ पे इमेज बैंक का दिया हुआ है। बैंक वन ऑफ द ऑप्शन है जहां से हम लोग पैसा बोरो कर सकते हैं और जिससे हम लोग अपना बिजनेस में एसेट्स को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो एसेट्स आने का दो सोर्स है, एक है ओनर और ओन्ड फंड, और एक होता है बोरोड, जिसको हम लोग डेब्ट के नाम से जानते हैं। हम लोग कहाँ से बोरो कर सकते हैं, कहाँ से डेब्ट कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। उसमें से एक ऑप्शन है बैंक। सो बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, whenever we start a business, to start a business we need what? Assets. We need resources to start a business. And from where these resources will come? The first option is the owner and the second option is the borrowed funds. Now generally what happens, basically मान लो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख का कैपिटल चाहिए। कितना का चाहिए? 10 लाख। 10 लाख का कैपिटल मतलब 10 लाख की एसेट्स, रिसोर्सेस चाहिए। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, डेकोरेशन, शोरूम, जगह सब लेकर के 10 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है। सो 10 लाख के रिसोर्सेस लगेंगे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये 10 लाख का रिसोर्सेज जो लगेंगे ये कहाँ से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल हम एक देते हैं कि ओनर ने 7 लाख रुपया डाला और बाकी का 3 लाख रुपया क्या लिया गया? बोरो किया गया। now अगर आप देखोगे तो हम जहां जहां हाथ रखेंगे ना, तुम लोग उसके पीछे में बोलना, ठीक है? जहां तुम लोग देखोगे इससे कि बिजनेस का सम टोटल ऑफ एसेट्स is equal to owner's contribution and the borrowed funds. Now, ओनर का कंट्रीब्यूशन को क्या नाम से जानते थे? और जो हम लोग बोरो करते हैं उसे हम लोग क्या नाम से जानते थे? चलो अब हम जहां जहां पेन रखेंगे तुम लोग पढ़ोगे। एसेट्स 10 लाख, 7 लाख, equal to 3 lakh liability. मतलब कैन वी से द सम टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी। देखो 10 लाख एसेट्स है, 7 लाख कैपिटल है और 3 लाख लाइबिलिटी है। एक इक्वेशन नजर आ रहा है, एक इक्वेशन नजर आ रहा है। अब हम इक्वेशन बताए नहीं है, तुम लोग बताओ तो इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे? A इजकल टू L प्लस C। समझ में आया? यही अकाउंटिंग इक्वेशन और यही है वो दो साइड्स। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? सो A इजकल टू L प्लस C, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये कैसी इक्वेशन आया, समझ में आ रहा है? बिजनेस में जो भी सम टोटल ऑफ एसेट्स है वो या कहाँ से आ रहे हैं? ओनर से, और या तो जनरली ये देखा जाता है कि 100% पैसा पूरा ओनर ही डालेगा और 100% पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोग बोरो नहीं करेंगे। सो जो बिजनेस में जो भी एसेट्स आ रहा है वो बेसिकली दो सोर्स से आ रहा है। वो कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? मालिक का भी है और कुछ बाहर से लिया गया है। सो अगर टोटल बिजनेस में 10 लाख का एसेट्स मौजूद है, सो एसेट्स 10 लाख इक्वल टू 7 लाख फ्रॉम कैपिटल एंड 3 लाख फ्रॉम लाइबिलिटी। सो A is equal to L plus C। क्लियर हुआ? दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। कहीं कहीं कैपिटल को हम लोग इक्विटी के नाम से भी बोलते हैं। सो इक्विटी मीन्स यहाँ पर बेसिकली ओनर्स इक्विटी, ओनर का क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। सो ये जो 10 लाख का बिजनेस एसेट्स है बिजनेस में, इस 10 लाख का एसेट्स में इसका क्लेम कितना का है? 7 लाख। तो मालिक का इक्विटी कितना का हुआ? 7 लाख, और 3 लाख बाकी क्या है? बोरोड है, लाइबिलिटी है। क्लियर है? समझ में आया? सो यहां से शुरुआत होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। सो देयरफॉर
द अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने तो ये सीखा था कि किसी भी बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस लोगे, हम लोगों ने इसी आधार पे जर्नल एंट्री भी किया था, अगर आपको याद होगा। एक मिनट, ओके। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कोई भी अगर बिजनेस उठा लो, वो बिजनेस 5 चीज़ों के ऊपर में टिका हुआ है। एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। याद है? यानी कि जब भी हम लोग बिजनेस का ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखते हैं तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन इन्हीं 5 में से किसी ना किसी को इफेक्ट करेगा। ये एसेट्स होते हैं बिजनेस में, तो हम लोग बिजनेस में किन का हिसाब रखते हैं? एसेट्स का हिसाब रखते हैं, एक्सपेंसेस का, लायबिलिटी का, कैपिटल का और रेवेन्यू का। नाउ अब ड्राइंग्स को भी अब अलग ले सकते हैं, या तो ड्राइंग्स को आप कैपिटल के साथ ही क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स तो है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, लेकिन कहीं पर भी आपको एक्सपेंस और रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में ये 2 आइटम्स को नहीं लिया गया। ऐसा नहीं कि ये 2 आइटम्स को नहीं लिया गया, ये दोनों आइटम्स को हमें लेना है। कैसे लेना है समझते हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को भी इस इक्वेशन में शामिल करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि आप 5 में से 3 लोगे और 2 नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? सो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को भी हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए, कैपिटल के साथ हम लोग रेवेन्यू को ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस करते हैं। बेसिकली बिजनेस में जो रेवेन्यूज होते हैं, जो आमदनी होता है, वो आमदनी कैपिटल को क्या करता है? उस कैपिटल पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब वो कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। और जो एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के जो खर्चे, जो नुकसान है, वो कैपिटल को क्या करता है? नीचे लेकर के आता है, घटाता है। सो देयरफॉर अगर हम अपना इक्वेशन में 5 एलिमेंट्स को फिट करें तो फिर मेरा इक्वेशन नजर आएगा इस तरह। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। करेक्ट? समझ में आया? अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, A इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर माइनस ई। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, A प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर। अब तुम ध्यान से देखो, ये एसेट और एक्सपेंसेस का बिजनेस में हमेशा क्या बैलेंस होगा? इंक्रीजेस क्या होता है? डेबिट। एसेट और एक्सपेंसेस बिजनेस में जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब बिजनेस में बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। सो तुम देखो, डेबिट इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इन अकाउंटिंग इक्वेशन। सो देयरफॉर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब उस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली आप एक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं और बेसिकली आप एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हम लोग सीखे थे जब हम लोग जर्नल कर रहे थे अकाउंटिंग रूल में, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग AELCR, याद है? एसेट और एक्सपेंस जब बिजनेस में बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। सो आप देखो, ये जो साइड है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड, राइट, और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। हो गया? तो सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया तुम्हारा डेबिट का साइड और राइट हैंड साइड हो गया तुम्हारा क्रेडिट का साइड। कोई प्रॉब्लम है? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो जब भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना, जब हम लोग उसका एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री बनाते वक्त आपको ये इक्वेशन याद रखना है। याद रखना मतलब क्या है? आप बेसिकली आप इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ट्रांजैक्शंस उठाएंगे और उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग इक्वेशन में क्या करेंगे? डालेंगे। सो बेसिकली दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग जर्नल एंट्रीज।
So through accounting equation also, through the knowledge of accounting equation also, you can do journal entries. इसीलिए टेक्निकली जर्नल एंट्री करने का पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करना चाहिए. सो बहुत हम लोग पहले भी और बहुत जगह ऐसा क्या होता है कि पहले अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया जाता है उसके बाद जर्नल. बट हम लोगों ने क्या किया, पहले जर्नल एंट्री किया है उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो और अकाउंटिंग इक्वेशन को और बेटर करेगा. अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में तुमको बिना जर्नल बताए अगर डेबिट और क्रेडिट समझाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में. नाउ सिंस हम लोग पहले से जर्नल एंट्रीज कर चुके थे, हम लोग मॉडर्न रूल सीख चुके हैं, तो ये तुमको समझने में आसानी हो रहा है कि अच्छा ये तो वही चीज़ है, ये तो जो हम लोग जर्नल में करते थे वही चीज है, बट इसको एक अलग रूप में कर रहे हैं. इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में कर रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में कर रहे हैं. क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े. सो एक एक करके हम कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं हम लोग और उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते हैं. तो पहले आपका काम है कि आप पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लीजिए, A=L + C + R - C, और उसके बाद हम लोग ये पहला ट्रांजैक्शन में जाएंगे. जो अकाउंटिंग इक्वेशन था वो लिख लिया आप लोग, ठीक है. अब हमारा पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक. तो हम लोग पहले क्या करते थे, इस ट्रांजैक्शन को, ऐसा ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में क्या करते थे, एंट्री करते थे. और जब हम लोग जर्नल में एंट्री करते थे तो हम लोग क्या सोच के एंट्री करते थे, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को ही कॉन्सेप्ट बना करके एंट्री कर, उसी का आधार पे करते थे ना हम लोग. अब यहाँ पे जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ जो जर्नल देख रहे हैं, या सॉरी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, अब वो जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे हम लोग एक इक्वेशन में क्या करेंगे, डालेंगे. बट सोचेंगे वैसे ही जैसे जर्नल करते थे, डबल एंट्री सिस्टम में करते थे ना हम लोग, एग्जैक्टली वही सिस्टम को फॉलो करेंगे. बट हम लोग डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में उसको एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन के टर्म्स में एंट्री करेंगे. तो यहाँ पे तुम्हारा पांचों आइटम तुमको मिल गया. अब तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ करके देखना है ये ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में से एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इसमें है कि नहीं है, और है तो वो उनको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है. समझ में आया? तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सो कैश है 50,000 रुपया. कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट. तो आपने एसेट के नीचे कैश लिख दिया. कितना लिख दिया कैश आपने, 50,000 रुपया आपने कैश लिख दिया. क्लियर? ये बिजनेस में जो कैश आया, कहां से आया बिजनेस में कैश, ओनर के तरफ से आया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैपिटल. कितना, 50,000. इस ट्रांजैक्शन में क्या कोई लायबिलिटीज इन्वॉल्व था, नहीं. तो आपका जो लायबिलिटी है वो रहा कितना, 0. क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई रेवेन्यू इनकम इन्वॉल्व है, नहीं है. सो रेवेन्यू रहा 0. क्या कोई खर्चे हुआ, नहीं. तो एक्सपेंसेस रहा 0. तो अब अगर तुम इसको इक्वेट करो, एसेट साइड का टोटल कितना नजर आया, 50,000. अब इधर पे आ जाओ, इधर पे टोटल कितना नजर आ रहा है, 0 + 50, 50 + 0, 0 - 0 = 50. 0 + 50, 50,000 + 0 = 50,000 - 0 = how much, 50,000. सो देयरफॉर आपका ये साइड जो आपका लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस वाला साइड, वो कितना रह गया, 50. इधर कितना रह गया, 50. अब इसको अब दूसरा तरफ से भी सोच के हम लोग कर सकते थे. कैसे? अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, A + E. ये दूसरा तरीका है इक्वेशन लिखने का. अगर आप E को इधर लेकर के आना चाहते हैं, सो एसेट्स + एक्सपेंसेस = लायबिलिटी + कैपिटल + रेवेन्यू. चलो, सो बिजनेस से 50,000 रुपया आया. सो 50,000 रुपया एसेट्स में लिखेंगे, और वो क्या है मेरे लिए, कैश. एक्सपेंसेस तो कुछ नहीं था, तो डैश दे दो या 0 लिख दो. लायबिलिटी में भी कुछ नहीं था, डैश दे दो या 0 लिख दो. कैपिटल में था, कितना था, क्योंकि कैश कहाँ से आया, कहाँ से आया, ओनर से. तो 50,000 यहाँ पे लिख दिया. और रेवेन्यू कितना रहा, 0. सो अगर आप देखो 50,000 = 50,000. सो यू हैव गॉट बोथ द वेज ऑफ डूइंग इट.
अब इसी को इफ यू रिमेंबर हम लोग जब जर्नल बनाते थे, अब इसी को जब हम लोग जर्नल बनाते थे तो सेम तरीका देखो, हम लोग पहले देखते थे कि किसका किसका हिसाब रखना है, हमें यहाँ पे हिसाब रखना है कैश, और किसका हिसाब रखना है कैपिटल। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट कैपिटल, कैपिटल एसेट बढ़ा कैपिटल बढ़ा। जर्नल एंट्री क्या करते थे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यही ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसी ट्रांजैक्शन को जब हमने इक्वेशन में डाला तो समझ में आ रहा है, चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तुम अगर जर्नल एंट्री भी कर रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट लगा के कर रहे हो, ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हो और ट्रांजैक्शन पढ़ करके तुम ये देख रहे हो कि इसमें किसका किसका हिसाब रखना है, और जिसका भी तुमको हिसाब रखना है वो इन्हीं 5 में से किसी ना किसी के कैटेगरी में आएगा, और वो उन 5 में से किसी ना किसी को या तो बढ़ाएगा और या तो घटाएगा। So there is a way of doing journal entry through accounting equation. So accounting equation के थ्रू भी तुम क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्री कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है। बेसिकली तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया बट जर्नल में नहीं बल्कि एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में किया। समझ में आ रहा है, इक्वेशन के रूप में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ना ही एक जर्नल बुक में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना ही डेबिट क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हम किसके रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इक्वेशन के रूप में। तो इट्स अ सेम थिंग। अब देखो हम तुम लोगों को 2 ट्रांजैक्शन दिए यहाँ पे, पहला वाला जो था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 वो तो है ये, और एक नया ट्रांजैक्शन दे दिए परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही ट्रांजैक्शन को इक्वेशन में डालते हैं। क्या करते हैं, दोनों ही ट्रांजैक्शन को इक्वेशन में डालते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी से, ए प्लस ई, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे बीच में ऐसा लाइन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट इट विल लुक मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो आई एम जस्ट पुटिंग द फर्स्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बताओ यहाँ पे क्या क्या आइटम्स इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। कैश कौन सा कैटेगरी में जाएगा, एसेट। सो हम एसेट के नीचे में आएंगे और क्या लिख देंगे, 50,000। एसेट 50,000 आया, और ये कौन सा एसेट था, कैश था, लिख दिया। प्लस एक्सपेंसेस में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ, एक्सपेंसेस अभी भी वैसे ही है, जितना कुछ नहीं हुआ है। इक्वल टू लायबिलिटी में भी कुछ नहीं हुआ है। कैपिटल प्लस 50,000 कैपिटल आ गया, और रेवेन्यू में कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत। सो पहला ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, इक्वेशन में डाल दिया, क्या मिला हमको, 50,000 इक्वल टू 50,000 हो गया मेरा। सेकंड वाला देखते हैं, ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। लेकिन जब हम दूसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो याद रखिएगा वो इसका क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन रहेगा। क्या रहेगा, हाँ, अलग अलग नहीं, वो एक ही बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो एक ही बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सी, अब हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो अब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। डू यू नो कि हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन अब अलग हो गया है। अब हम किस में आ रहे हैं, सेकंड। लेकिन जब हम सेकंड ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे, राइट, तो हमको पहले सेकेंड ट्रांजैक्शन का पहले का जो पोजीशन है वो हमको लिख लेना पड़ेगा। मेरे पास एसेट्स में क्या है, मेरे पास एसेट्स में कैश है कितना, 50,000। मेरा एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, मेरा लायबिलिटी कुछ नहीं है, मेरा कैपिटल 50,000 है, और मेरा रेवेन्यू कुछ नहीं है। आप 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ो, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। हमने गुड्स खरीदा, कैसे, कैश में 10,000 रुपये का। तो बताओ हमको यहाँ पे किसका किसका हिसाब रखना है, गुड्स और कैश का रखना है। गुड्स यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में जाएगा, एसेट्स के कैटेगरी में जाएगा। गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। सो देयरफॉर अब जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे। अब हम इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो कैश मेरा 10,000 रुपीज गया कि नहीं गया, क्यों गया, क्योंकि गुड्स खरीद रहे जा रहा है। तो अब मेरे पास कैश कितना हो गया, और एक नया मेरे पास एसेट्स आया जिसको हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं, गुड्स, और वो कितना का आया, 10,000।
सो देयरफॉर मेरे पास दो एसेट्स हो गया, एक हो गया मेरे पास कैश और दूसरा मेरे पास क्या हो गया, स्टॉक। कोई दिक्कत है? हाँ, इससे एक्सपेंसेस पे कोई असर पड़ा नहीं। आप क्योंकि गुड्स को किस कैटेगरी में डाल दिया है, स्टॉक के कैटेगरी में डाल दिया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गुड्स को आपने किस कैटेगरी में डाला है, स्टॉक। तो अब आपको एक्सपेंसेस में कुछ नहीं करना है, परचेज मत लिख देना वहां पे, क्योंकि गुड्स को आपने ऑलरेडी स्टॉक में डाल दिया। तो गुड्स इज इन द स्टॉक, आपने गुड्स को ऑलरेडी क्या मान लिया है, एसेट मान लिया है। तो जब आपने एसेट मान लिया है तो इधर आ गया, तो एक्सपेंसेस विल रिमेन आपका कुछ नहीं, इक्वल टू लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल अभी भी कितना 50,000 प्लस रेवेन्यू कुछ नहीं, हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा एसेट कितना है टोटल, 40 प्लस 10 50, एक्सपेंसेस कितना है, कुछ नहीं, लाइबिलिटीज कितना है, कुछ नहीं, कैपिटल कितना है 50 जैसे उतना ही था, और रेवेन्यू 0। So now if you see it is 50,000 here, if it is 50,000 here, so always remember when we are buying goods, correct, when we put goods into the accounting equation, generally we put in stock, or else if you do not want to put in stock, then in that case you have to put in where, एक्सपेंस। सो फिर आप यहाँ पे परचेज लिख करके उसको एक्सपेंस, तब आप एक्सपेंस बढ़ाओगे, तब आप स्टॉक नहीं बढ़ाओगे, आप क्या बढ़ाओगे, एक्सपेंस बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अगर आप 10,000 रुपये यहाँ लिखोगे तब भी तो बात वही पड़ा, 10,000 रुपये आपने स्टॉक में नहीं लिख करके 10,000 रुपये आपने कहाँ पे लिख दिया, एक्सपेंस में। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका रहेगा ही नहीं उतना, 85 ही रहेगा अल्टीमेटली, और राइट हैंड साइड भी कितना रहा आपका, 50,000 रुपया रहा। याद रखना, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको इंडिविजुअली इसको इंडिविजुअली अलग अलग मत कर देना। ये एक ही बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, और जितना भी ट्रांजैक्शंस हो, हम जब उसको इक्वेशन में पुट करते चलेंगे तो मेरा इक्वेशन बराबर नहीं रहेगा। अगर मेरा इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा है, अगर मेरा इक्वेशन में बैलेंस नहीं हो रहा है, डेबिट मतलब राइट और लेफ्ट का टोटल टैली नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि तुमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। 3, देखो 3 ट्रांजैक्शंस को, मतलब अब 3 को एक साथ करेंगे। तो अपना पहला वाला वही रहा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ए प्लस ई। सो आप यहां पे ऐसा लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ए प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ लाइन, यू कैन ड्रॉ लाइन, देयर इज करें, आगे बढ़े। देखिए पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो पहला देख लिए क्या क्या इन्वॉल्व है, कैश 50,000, एक्सपेंसेस में कुछ नहीं लिखेंगे, लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं लिखेंगे, कैपिटल में 50,000 रुपया लिखेंगे, और रेवेन्यू में कुछ नहीं लिखेंगे। हो गया। सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें हम लोग ने क्या किया था, पहले तो इसको लेकर जाओ, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या करो, नीचे पहले कॉपी करो, इसको लाइन ड्रॉ कर दे रहे, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब जब नीचे में स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो मत सोचना कि तुम सेकेंड ट्रांजैक्शन को सिर्फ लिखोगे, नहीं, तुमको पहले वाला क्या करना पड़ेगा, कॉपी। मतलब तुम्हारा जो पुराना बैलेंस है, पहले पुराना बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, नीचे उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो पुराना बैलेंस तुम्हारे पास पोजीशन क्या, पोजीशन ये है कि मेरे पास कैश 50,000 है, मेरे पास एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, मेरे पास लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, मेरे पास कैपिटल 50,000 है, और रेवेन्यू कुछ नहीं है। अब जब पुराना वाला को तुम नीचे लेके आए, क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो उस समय तुम्हारा बिजनेस का क्या पोजीशन था, तो उस समय बिजनेस में कैश 50,000 था और कैपिटल 50,000 था।
अब परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। सो गुड्स खरीदे तो हम लोग अगेन यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ पे शामिल कर दिए, स्टॉक में शामिल कर दिए। कितना रुपये स्टॉक में लिखे, पहले से कुछ स्टॉक कुछ नहीं था, अभी 10,000 का स्टॉक आया, तो मेरे पास टोटल स्टॉक कितना का है 10। ये कैसे खरीदे, कैश में, तो वो 10,000 रुपया कहाँ से चला गया, कैश से, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए 40,000 रुपया हो गया। सो 40 + 10 यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 50,000 रुपये का टोटल दिख रहा है। इससे एक्सपेंसेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक्सपेंसेस जीरो रह जाएगा, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं रहा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं रहा, कैपिटल सेम रह जाएगा 50,000, और रेवेन्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं रहा, रेवेन्यू जीरो रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब जब तुम थर्ड ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो पहले तुम क्या करोगे, थर्ड ट्रांजैक्शन जब करने जाओगे तो ये चीज हम समझाने जा रहे हैं कि जब हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे तो थर्ड ट्रांजैक्शन में तुमको क्या करना है, थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या करना है, पहले जो तुम्हारा लास्ट पोजीशन क्या है, तुम्हारा लास्ट पोजीशन ये है कि तुम्हारा कैश कितना है 40,000 एसेट्स में, स्टॉक एसेट्स में तुम्हारा पास कितना है 10,000, एक्सपेंसेस कितना है 0, लाइबिलिटी कितना है 0, कैपिटल कितना है 50,000, रेवेन्यू कितना है 0। समझ में आया? Yes, sir. आई गेटिंग माई पॉइंट? सो लास्ट जो मेरा ये बैलेंस है 40, 10, 0, 0, 50, इसको हमको क्या करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम लोग उसी से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर अब नेक्स्ट क्या था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर दालमिया। तो गुड्स खरीदे हम लोग, गुड्स खरीदे तो कहां पे डाल दे उसको, स्टॉक में डाल दे। कितना हो जाएगा स्टॉक 10,000 रुपया। अब मेरा स्टॉक कितना हो गया है 20,000 रुपया, राइट? पहले का मेरा 10,000 का था, अब 10,000 और आया, तो अब मेरे पास स्टॉक कितना किया, नहीं समझ में आना चाहिए था, 2,000। ओ सॉरी 2,000 है, तो ये हो जाएगा 12,000, एक जीरो कम कर देते हैं, हो गया 12,000 रुपया। ठीक है, कैश में कोई इफेक्ट हुआ क्योंकि हम तो उधार में खरीदे, तो कैश मेरा कितना रह जाएगा 40, हो गया। अच्छा, अब आ जाओ एक्सपेंस। एक्सपेंस पे हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने उसको यहाँ पे डाल दिया, तो एक्सपेंस रिमेन्स 0। अब तुम्हारा लाइबिलिटी आ गया, और वो लाइबिलिटी कौन है, क्रेडिटर मिस्टर दालमिया। कितना का क्रेडिटर है 2,000 रुपया का क्रेडिटर है, 2,000 रुपया का। सो आपका हो गया लाइबिलिटी में 2,000, कैपिटल वहीं का वहीं रहा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, रेवेन्यू वहीं का वहीं रहा, रेवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब इक्वेशन को देखो, 40 + 12 कितना हो जा रहा है 52, यहाँ पे 2 + 50 कितना है। सो तुम्हारा राइट हैंड साइड में भी टोटल कितना है 52, और लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल कितना है 52। इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्लियर? समझ में आया? अब नेक्स्ट जो देंगे उसमें 4 ट्रांजैक्शंस रहेगा। ऐसे कर करके तुमको समझना है। घर में भी जब प्रैक्टिस करो तो ऐसे प्रैक्टिस करो, पहले ट्रांजैक्शन डाल के समझो, फिर उसको एक और ट्रांजैक्शन लो, फिर एक ट्रांजैक्शन लो, फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट होगा तब तुम जितना चाहो उतना कर सकते हो। चलो अब इसको कॉपी कर लो।